નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8માં ઇકાઈ 7 સોચ અપની અપની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આનું ચેપ્ટર 7ની અંદર તમને એક વિચાર આવશે કે સોચ અપની અપની એટલે સોચ અપની અપની યાની વાદ વિવાદ की આની ચર્ચા છે આ ચેપ્ટરની અંદર. तो पहला આપણે એના વિશે થોડોક પરિચય મેળવી લઈએ. तो किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है. वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है. कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं. एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में प्रकार वक्ताओं की अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. तो विद्यार्थी मित्रों, अहिया एक आ चैप्टરની અંદર चर्चाનો एक विषय आप्यो છે. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए. तो विद्यार्थी मित्रों, આની અંદર બે ચિત્રો તમને બતાવી છે, એક ગ્રામ્ય જીવનનું અને એક નગર જીવનનું. તો ગ્રામ્ય જીવનનું જીવનશૈલી કેવી હોય છે અને નગરની જીવનશૈલી કેવી હોય છે, હવે બંનેની આની અંદર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તો તમે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન પર જે મેં ચિત્ર આપેલું છે એ ધ્યાનથી જુઓ. અને આની અંદર નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है, दूसरा गांव तथा नगर के जीवन में अंतर और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, तो क्यों, क्या तालाब जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों. तो वाद विवाद है कि आ સારું છે કે ખરાબ છે. તો સારું છે તો શું કામ સારું છે, અને તો તમે એના માટે શું ચર્ચા કરો છો. તો એક તર્ક છે, આપણે એના ઉપર વિચાર કરીને જે તાર્કિક રીતે જે વિચારતા હોઈએ છે એને તર્ક કહેવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક વિદ્યાર્થીને સામે બેસાડીને બીજા વિદ્યાર્થીને એવું પૂછીએ કે ભાઈ તને નગર જીવન અને ગ્રામ્ય જીવન વિશે તફાવત શું છે. તો એક ચર્ચા કરવાની છે બે વિદ્યાર્થી મિત્રો વચ્ચે. તો તમે જ્યારે પણ બે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે ભેગા થાવ ત્યારે આ વિશે ચર્ચા કરજો, એટલે વાદ વિવાદનો એક આપણને આની અંદર ખ્યાલ આવશે કે નગર જીવન અને ગ્રામ્ય જીવન. તો મેં આ સ્ક્રીન પર નગર જીવન અને ગ્રામ્ય જીવન બંનેનો મેં તમને નોટબુકમાં તમારે લખવાનો રહેશે, મેં અહીંયા સ્ક્રીન પર આપેલો જ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન છે કે दोनों चित्रों में क्या अंतर है. तो ग्राम्य जीवनની શૈલી બધાને જ ગમતી હોય છે. તો આ ચિત્રની અંદર તમારે અંતર બતાવવાનું છે કે નગર જીવન અને ગ્રામ્ય जीवन. तो પહેલાનો જે પ્રશ્ન છે कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है. जो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और एक चित्र किसका है बच्चों, नगर का. तो गांव का चित्र कैसा बताया गया है चित्र के अंदर और नगर का आप ही देखिए, स्क्रीन पर मैंने रखा है. दोनों चित्रों के अंदर गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं. गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है. लोगों का जीवन एकदम सादा और सरल है. जो अपने जीवन में एकदम सादगी आती है, जो मामूली कपड़े पहनते हैं और कपड़े धोने के लिए भी नदी में घाट पे जाते हैं, पानी भी कुएं और तालाब से भरते हैं. आपको अनेक विचार आएंगे कि गांव के जीवन में शांति है तो कैसी शांति है, उसका वातावरण आप हमें अच्छा क्यों लगता है. तो नगर के जीवन का चित्र देखिए विद्यार्थी मित्रों. जो नगर के जीवन में जो आपने यह चित्र देखा है, दौड़ धूम वाला यह जीवन है. नगर के चित्र में चौड़ी यानी कि बहुत पक्ति,
चौड़ी और दो तरफ की सड़क होती है कि बहुत बड़ी सड़क होती है। तो ये सड़कों में पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में दिखते हैं। तो यहाँ देखो एक जो वाहन दिखाई देते हैं और सड़कों पर लोग भी खड़े हैं और किनारे सड़क के जो पास में कितने मकान और इमारतें भी खड़ी है। तो यह नगर का जीवन है और ग्राम्य जीवन कितना शांतिपूर्ण दिखाई देता है। तो दूसरा सवाल है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, तो क्यों? तो बच्चों, यहाँ मैंने दो चित्रों के अंतर आपको फर्क बता दिए और रुचिकर आपको पसंद क्या है, गांव का जीवन पसंद है या नगर का जीवन? तो गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, कोई तड़क भड़क गांव के चित्र में दिखाई देती नहीं है, अपना काम शांतिपूर्ण करते हैं। नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। तो हम सब ने गांव का जीवन देखा है और कई बच्चे गांव में रह भी चुके हैं, तो उसे पता होगा कि गांव का जीवन हमें बहुत अच्छा लगता है। अब दूसरा जो है वो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। नगर के जीवन में है बच्चों, वो शांति नहीं होती, दौड़ धूम वाला जीवन है, कभी इधर तो कभी उधर। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। तो नगर का जीवन में अनेक दोष है कि भाई ऐसा है, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ कुछ प्रकृति भी नहीं मिलती, सादगी भी नहीं मिलती और सब फैशनेबल कपड़े पहनते। तो ग्रामीण जीवन है तो वहाँ क्या है, सादगी है। तो भी क्या क्यों लिखा है कि मुझे नगर का जीवन पसंद है, तो क्यों है? तो उसकी कोई अच्छी बातें भी है जो हमें जो सिखाती है। यहाँ के लोग शिक्षित है और प्रगतिशील है। जो देखो नगर के जीवन में ये ग्राम्य जीवन जैसा नहीं है कुछ भी, तो भी यह जीवन शिक्षित और प्रगतिशील है। नगर में अच्छे स्कूल कॉलेज होते हैं, इनके कारण मुझे नगर का जीवन पसंद है बच्चों। तो यहाँ दूसरा सवाल, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जाती है जो नगर के जीवन में है। तो शैक्षणिक जो शिक्षक के लायक जो कोई भी बात हो तो वो हमें यहाँ योग्यता प्राप्त मिलती है। अनेक संस्थाएं भी नगर के जीवन में मिलती है, गांव में नहीं मिलती। पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये सब संस्था है, कॉलेज है, स्कूल है, तो व्यक्ति को प्रगति से और उन्नति के जितने अवसर मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, नगर में मिलते हैं, वो गांव में नहीं है। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तीसरा, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल है तो वो भी बच्चों आपको पता है तो खुला पड़ा होता है, वहाँ सब कचरा कोई ना कोई डाल देता है, कोई कपड़े धोते हैं, कुछ भी तालाब का पानी अच्छा नहीं लगता। तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब का जल पीने के लिए योग्य तो नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों का पत्ते गिरकर उनमें सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, पेड़ों के पत्ते उस पर
गिरकर सड़ जाते और जानवरों के नहलाते हैं। सारी गंदगी तालाब जल में दूषित करते हैं। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए तालाब का जल पीने का योग्य नहीं होता। तो हमारा यहाँ 3 सवाल जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हैं बच्चों, वो अपने नोट में लिखना है। तो अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। तो आगे का सवाल, तो आगे निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ चित्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा को दूरबीन में दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें 424 प्रकाश वर्ष दूर है तो नया ग्रह। तो यहाँ मैंने स्क्रीन पर जो चित्र रखे हैं उनके 2 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं बच्चों? तो कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित तो है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म लेता है। एक अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा नया ग्रह, पृथ्वी जैसी कि जो पृथ्वी कितनी बड़ी है उन जैसा कितने ग्रह है, तो वहाँ भी कोई घटना बनती है तो नया ग्रह जन्म लेता है। दूसरा, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक तो है ही, अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी के परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी पत्तों का निर्माण हुआ है। तीसरा, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ सभी वर्ष लिखे हैं। तो यहाँ सामने कौन कौन से वर्ष आते हैं तो मैंने आपको उत्तर में स्क्रीन पर रखे हैं। 424 प्रकाश वर्ष तो के पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष तो के नए ग्रह की उम्र, 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाले समय, स्पिटिजर स्पेस, नासा का टेलिस्कोप, केरी सिस्से એટલે વિજ્ઞાનિકે। તો અહીંયા આપણા 3 પ્રશ્નો જે મેં તમને અહીંયા આપ્યા હતા એ પૂર્ણ થાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક પ્રશ્નપત્ર મેં તમને આપેલો છે અહીંયા કે देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे? तो एक पत्र है कि देशनी उन्नति और विकास माटे तमे शू करवा अने एना माटे शू बनशो? तो किसान या सैनिक। कारण सहित अपने मित्रों को पत्र लिखे। तो यहाँ मैंने आगे आपको एड्रेस लिख कर दिया है और प्रिय मित्र राज, तो एड्रेस है वो वहाँ मैंने लिखे हैं और यहाँ आपका भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। जो बच्चों ने दिखाया है कि जो तुम्हें किसान बनना है तो सैनिक। तो यहाँ आप किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? तो एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है। बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक यानी जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। तो एक मित्र ने जवाब दिया है कि मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उनको ज़रूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी।
देश के जवानों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों के मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल, तुम्हारा प्रसाद परी। तो यहाँ हमारा यह प्रश्न भी पूर्ण होता है। तो बच्चों, अब हम जो दो सवाल मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो दो सवाल है, नीचे दिए गए मुझे मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर एक बॉक्स में अपने विचार कारण सहित बताइए। तो यहाँ प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाषी, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग। तो यहाँ विज्ञान या अभिशाप विશે અહીંયા मैंने एक તમને પ્રશ્ન આપેલો છે, જે તમારે એક નિબંધ સ્વરૂપ છે। તમે એક નિબંધ સ્વરૂપ તમારી નોટમાં અહીં આ જે મેં તમને સ્ક્રીન પર આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમારે લખવાનું રહેશે। તો અહીંયા મુદ્દા આપેલા છે, તો મુદ્દાના આધારે એની મેં ચર્ચા કરેલી છે અને આ એક નિબંધ છે કે વિજ્ઞાન वरदान या अभिशाप। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरा उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। तो विज्ञान एक अच्छे पहलू है, वो पहले हमारे सामने आते हैं। तो विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है बच्चों? तो विज्ञान बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार है। अगर बिजली की खोज नहीं होती तो हम यहीं पे अटके रहते। तो ये बिजली की खोज जो वैज्ञानिक ने की है, वो उसका हमें आभार मानना चाहिए, उसका बड़ा उपकार है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण यानी साधन सामग्री, तमाम उपकरण, जो दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। जो हाल पेशी और दवाइयाँ है वो किसने दी है? तो कि विज्ञान ने दी है। जो अगर विज्ञान ये दवाइयाँ नहीं ढूंढती तो हमें बीमारियाँ से दूर नहीं करते, हम बीमारियों में लपटे रहते हैं। इसीलिए जो भी हमें बीमारियाँ होती है, अरे विज्ञान ने ये दवाइयाँ नहीं शोधी होती, उसकी शोध नहीं की होती, तो हम बीमारियाँ से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। मगर ये दवाइयों के कारण अब बीमारियाँ से मृत्यु नहीं होती और अच्छे हो जाते हैं। हमें ही टेलीफोन, विज्ञान ने भी हमें दूसरे उपकरण यानी कि टेलीफोन, मोबाइल विज्ञान से मिली है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। अगर कंप्यूटर जो नहीं होता तो हमारा काम और बढ़ जाता और हमारा समय भी व्यर्थ हो जाता। तो कंप्यूटर है जो 5 लोग जो काम करते हैं वो कंप्यूटर एक ही अपना काम कर सकता है। तो जो कंप्यूटर जो नहीं होती तो आज हम भी अटके रहते। तो आज कंप्यूटर ने दुनिया ही बदल डाली है। तो आज जो स्मार्टफोन आया है कंप्यूटर के बाद, तो उसने और काम आसान कर दिया है। इसीलिए जो कंप्यूटर की जो शोध हुई है वहाँ हमारी समय की बचत हुई है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान की ही देन है। अगर जो यह वाहन भी की शोध नहीं होती तो हमारा समय वहाँ भी अटका रहता कि हम समय पर कोई भी जगह हम पहुँच नहीं सकते। तो वाहन विज्ञान की देन है। जो विज्ञान ने जो ये वाहनों की शोध की है तो हमें यह विज्ञान का आभार मानना चाहिए। कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहले गया है।
चांद की धरती पर उसने अपने दम पर अपना पहला कदम रख दिया है। विज्ञान के इस अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। जो विज्ञान एक बाजू अच्छा भी है और एक बाजू उसका जो दूसरी बात है कि विज्ञान से हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो यहाँ हमारे जीवन में जो प्रदूषण है वो भी विज्ञान ने ही बढ़ा दिए है, इसमें संदेह नहीं है, आमा कोई शंका नहीं। विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर नहीं जाते। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जी रही होती। इसीलिए आदि कालों में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उसके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। प्रश्न 3, कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गला भी काटती है और खून भी बहाती है। तो कलम क्या करती है बच्चों? तो कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। यह लोग जितने भी दिल से चाहे वह कलम उसका दिल जीत लेती है। वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण को राम बना दिया। गांधी जी की आत्मकथा भी कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बनने का मौका दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण भरकर भी अमर हो गए। आदि कलम के कारण ये लोग बड़े तुलसीदास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर वो मरकर भी अमर हो गए, क्योंकि आज भी कलम के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं आज भी लोग उसे पढ़ते हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वालियर की कलम के ताकत से हुई है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युगों युगों तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ हमारा अभ्यास पूर्ण होता है और स्वाध्याय जो बच्चों मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं जो स्वाध्याय है और प्रश्न 1, 2, 3 और आगे का प्रश्न 5, 4 यह आपने स्क्रीन पर रख दिया है बच्चों मैंने। तो आपको बच्चों यह स्वाध्याय है वो आपको अपने होमवर्क में अपनी नोट में लिखना है और आगे जो मैंने स्क्रीन पर जो भी सवाल जवाब दिए हैं वो भी आपको होमवर्क में लिखने हैं। तो यहाँ जो मैंने आगे आपको जो दिए हैं निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटकर तो उसका मैंने 5 वाक्य यहाँ दिए हैं। तो 5 वाक्यों में उसके जवाब कौन कौन से आते हैं? तो कि और, या, वाह, तथा या तेज। तो यहाँ जो वाक्य है तो पहले वाक्य में और क्यों आया? तो और शब्द उमंग और स्मित संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा, या शब्द कैमरा और मोबाइल में से किसी एक का निर्देश करता है। वाह शब्द प्रशंसात्मक उद्गार सूचित करता है। चौथा, शब्द भी दुर्योधन और कर्ण संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। पांचवा, तेज शब्द दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है।
तो यह शब्द ऐसे ही जिनके रूप है, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यह लिंग वचन और कारण प्रभाव का सदा मुक्त है, इसीलिए निश्चय रूप से यह अवयवी पद है। तो यहाँ हमारा 7वां चैप्टर बच्चों पूर्ण होता है। और जो भी प्रश्न के उत्तर मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं बच्चों, आपको अपनी नोट में होमवर्क के स्वरूप में लिख लेना है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप जो भी मैं होमवर्क देती हूँ आपको बच्चों, वो आप समय सर अपनी नोट में लिख लेना। थैंक यू।